हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के लेक्चर नंबर 7 के बारे में। और यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के ऊपर बेसिक न्यूमेरिकल्स और कुछ एडवांस न्यूमेरिकल्स देखेंगे हम इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर। इससे पहले लेक्चर नंबर 5 और 6 में हम लोगों ने इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के ऊपर बात करी थी, यहां पर न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर नहीं पढ़े होगे तो यहां पर समझने में होंगी दिक्कत, तो पढ़ के आओ उन चीजों को, नहीं तो यहां पर हम लोग सवाल को तो डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1, जो हमारा पहला न्यूमेरिकल है उससे हम लोग शुरुआत करेंगे। तो पहले न्यूमेरिकल में क्या कहता है कि हमारे पास एक प्रोटॉन है जो कि रिलीज किया गया है रेस्ट से, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम इसको मूव करा रहे हैं। प्रोटॉन जो कि एक पॉजिटिव चार्ज है, उसे हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में इसको हम स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव करा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव करा रहे हैं। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इनसाइड हम एक प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज को मूव करा रहे हैं। तो पूछा यह जा रहा है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव करते हुए जा रहा है, ठीक है, मूव करते हुए जा रहा है, वो कैसी पोटेंशियल में जा रहा है। यानी हमारा पॉजिटिव चार्ज मूव तो कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में इस डायरेक्शन में बढ़िया, तो वही पूछ रहे हैं कि इंक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ जा रहा है या डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ जा रहा है। कहने का मतलब जब ये पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन मूव कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में, तो जिस तरफ ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में दिखा रहा है, तो यहां जैसे जैसे ये मूव कर रहा है तो इसका जो पोटेंशियल है इस चार्ज के लिए वो डिक्रीज कर रहा है या फिर पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है। तो अगर पिछले लेक्चर्स में पढ़े हो तो हमने एक वहां फॉर्मूला पढ़ा था, और वो फॉर्मूला ये था कि हमारा जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है माइनस इंटीग्रल ई डॉट डी आर। तो इससे हमने क्या सीखा था कि along the direction of electric field the potential will decrease, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के along जैसे ही कोई चार्ज, जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के along के डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के along जब हमारा कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड के along मूव करता है तो वैसे वैसे पोटेंशियल डिक्रीज करता है। यानी कि यहां पर चार्ज रहेगा तो पोटेंशियल थोड़ा कम, मतलब यहां पर चार्ज रहेगा, और जैसे चार्ज यहां मूव करेगा, यहां से यहां जब चार्ज मूव करेगा तो यहां तक आने में पोटेंशियल डिक्रीज करता जा रहा है। यानी जैसे कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में आगे की तरफ बढ़ता जाता है तो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी पोटेंशियल धीरे धीरे डिक्रीज करती जाती है। तो ऐसे ही यहां पर भी वही होगा, यहां पर भी तो यही होगा। क्या होगा भाई, क्या होगा, यही होगा कि हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग मूव करता जा रहा है आगे की तरफ, और हमने अभी पढ़ा कि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीज करता है। हमने क्या कहा कि अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जाएंगे हमारा जो पोटेंशियल होता है वो क्या करता है, वो डिक्रीज करता है। इसका मतलब ये किस रीजन में जा रहा है, डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ जा रहा है। पोटेंशियल डिक्रीज करता जाएगा जैसे जैसे ये पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन आगे की तरफ मूव करेगा। यहां तो क्या लिखोगे, यहां लिखोगे डिक्रीजिंग। क्या लिखोगे भाई, डिक्रीजिंग। खैर यहां नहीं लिख पा रहे हम लोग, इसमें जगह नहीं इतनी, यहां लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, डिक्रीजिंग पोटेंशियल। क्या होगा भाई, डिक्रीजिंग पोटेंशियल, ठीक है। यहां हम लोग लिख लेते हैं बहुत ही प्यार से, क्या होगा भाई, डिक्रीजिंग, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी जो है कहानी बन गई। समझ में आया, नोट करो तुम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, 1 2 3 4। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाई देयर इज नो वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। यानी जब हम किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव कराते हैं तो वहां पर कोई सा भी वर्क डन क्यों नहीं होता। हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर्स में, इक्विपोटेंशियल सरफेस एक ऐसा सरफेस है जहां पर हर पॉइंट पर पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। मान लो जैसे कि यहां पर हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं, मान लेते हैं हमारे पास एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है कुछ इस तरीके से। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस की एक खास बात होती है, जैसे कि हमने माना कि ये हमारा कोई पॉइंट है ए, ये हमारा पॉइंट है बी। हमारे पास मान लो कई सारे पॉइंट्स गिवन है, जैसे कि ये पॉइंट है, ये हमारा है ए पॉइंट, ये हमारा है बी पॉइंट, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि चाहे जिस पॉइंट पे जाओ, अगर हमारा सरफेस इक्विपोटेंशियल है तो उस सरफेस पे चाहे जिस पॉइंट पे जाओ, वहां पर जब हम चार्ज को किसी भी पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कराएंगे तो वहां पर उस चार्ज को मूव कराने में जो नेट वर्क डन निकलता है वो जीरो निकलता है। क्यों, क्योंकि हर पॉइंट पर जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, जोर से बोलो जय माता दी। हर पॉइंट पर जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, वो कांस्टेंट होता है। कहीं और लिख ले भाई, हर पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा हमारा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, यानी सेम होगा, पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। इसका मतलब अगर हम इन दो पॉइंट्स के बीच में अगर हम चार्ज को मूव कराएं
तो यहां पर इस चार्ज को मूव कराने में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा, VA माइनस VB। तो चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा? जब भाई तुम्हारा पोटेंशियल ही हर जगह कांस्टेंट है तो चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा? डिफरेंस जो हमारा चेंज इन पोटेंशियल होगा वो जीरो होगा, क्योंकि पोटेंशियल हमारा कांस्टेंट है हर जगह 4 वोल्ट 4 वोल्ट, तो 4 माइनस 4 जीरो ही तो बनेगा। और हमने पढ़ा है कि वर्क डन फॉर मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, जो वर्क डन होता है किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराने में, वो कितना होता है? बोल भाई, जो हमारी वर्क डन लगती है किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराने में, वो होता है चार्ज इंटू चेंज इन पोटेंशियल। चेंज इन पोटेंशियल जीरो, क्यू इंटू जीरो जीरो, समझ में आ गया? तो इसीलिए कहते हैं जो हमारा वर्क डन होता है, ठीक है, इसीलिए क्या कहते हैं, जो हमारा वर्क डन होता है किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव कराने में किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर, वो जीरो आता है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। नोट करो भाई, हो गया? हो गया नोट? चलो आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। रिकॉर्डिंग ऑन है कि नहीं? अक्सर ऐसा होता है कि रिकॉर्डिंग ही नहीं होती। चलो आ जाओ भाई, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं और देखते हैं कुछ और कहानी। हटा दें, आ जाओ भाई। आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा हम लोग एडवांस क्वेश्चन भी देख लेते हैं। इन्होंने कहा कि क्या दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते हैं? इंटरसेक्ट मतलब एक दूसरे को काट सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है कि नहीं? मैंने बताया था, इन चीजों को फिर से देख लेते हैं। चलो मान लेते हैं कि हमारे पास एक ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है, और हमारे पास एक ये इक्विपोटेंशियल सरफेस। हमारे पास क्या है? दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं, ठीक है। अब हम चलो ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या? ऐसा सरफेस कि उस पूरे सरफेस पे पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। अगर 10 वोल्ट है तो 10 ही वोल्ट है, अगर 15 वोल्ट है तो 15 वोल्ट ही पोटेंशियल रहेगा, ये तो हमको पता है। तो मान लेते हैं ये हमारा जो इक्विपोटेंशियल सरफेस नंबर हमारा ये ए है। अरे यार ये तो इरेज हो गया पूरा, जुम जुम जुम, फिर से बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा है इक्विपोटेंशियल सरफेस नंबर 1, ये हमारा है इक्विपोटेंशियल सरफेस नंबर बी, ठीक है। इस सरफेस पे जो हमारा, इस सरफेस को हमने नाम दे दिया है, इस सरफेस को हमने नाम दिया ए, ये जो पिंक वाली है, और ये जो रेड वाली है इस सरफेस को हमने नाम दिया बी, ठीक है। फिर हमने कहा कि जो ए वाली इक्विपोटेंशियल सरफेस है इस पे जो पोटेंशियल है मान लेते हैं 10 वोल्ट है, यानी कि हर जगह पर जो पोटेंशियल होगा इस ए वाली सरफेस पे वो कितना होगा? वो 10 वोल्ट होगा। और ये जो बी यानी जो रेड वाली हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेस, इस पे हमने कहा कि हर जगह पोटेंशियल हमारी 15 वोल्ट है, 15 वोल्ट है। तो एक बात बताओ, जैसे ही हम इस पॉइंट पे आएंगे तो इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा? कितना होगा भाई? 10 वोल्ट होगा कि 15 वोल्ट होगा? कितना होगा भाई? ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल रहा है इस पे कितनी पोटेंशियल मानोगे? अभी हमने देखो एक चीज तो है कि एक पॉइंट पर दो पोटेंशियल, एक पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स पॉसिबल नहीं है भैया। अभी मैंने पिछले लेक्चर्स में एग्जांपल दिया था कि क्या एक आदमी दो जगहों पे एक साथ पॉसिबल हो सकता है उसका होना? ऐसा नहीं हो सकता। या तो भूत हो तो अलग बात है। अब ये कहो कि जो है मोहन नाम का आदमी है, ठीक है, वो झारखंड में भी है, बिहार में भी है, दो दो जगह एक साथ कैसे? अमेरिका में भी, भारत में भी, चलो थोड़ा बड़ा ले लो, अमेरिका में भी या भारत में, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो वैसे ही एक पर्टिकुलर पॉइंट पे दो पोटेंशियल थोड़ी ना होगा, 10 वोल्ट भी ले लो 15 वोल्ट भी ले लो। और उस केस में कि इक्विपोटेंशियल सरफेस लेके बैठे हो। इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब ऐसा सरफेस जहां पे हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होनी चाहिए। तो क्या एक पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। तो यही वजह है कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि टू पोटेंशियल्स, अगर यहां देखो, टू पोटेंशियल्स एट अ पॉइंट, टू पोटेंशियल्स एट अ पॉइंट इज नॉट पॉसिबल। टू पोटेंशियल्स एट अ पॉइंट, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर नॉट पॉसिबल। टू पोटेंशियल्स एट अ पॉइंट इज नॉट पॉसिबल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिख लो, टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स एट अ पॉइंट इज नॉट पॉसिबल। दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर पॉसिबल हो ही नहीं सकती हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल हम लोग देख लेते हैं। अरे यार, राइट टू इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, क्या एक सरफेस, मैंने इक्विपोटेंशियल नहीं लिखा, यहां लिख लो। किस सरफेस की बात हो रही है भाई? इक्विपोटेंशियल, ठीक है। इक्विपोटेंशियल यहां पे आएगा ही नहीं। सरफेस मान लो कैसा है, ऐसे लिख लो, इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात हो रही है, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस के दो कैरेक्टरिस्टिक्स हमसे पूछे जा रही हैं। अरे पहला कैरेक्टरिस्टिक तो यही हो गया कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक ये पढ़ सकते हो कि किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर किसी भी एक चार्ज को
उस इक्विपोटेंशियल सरफेस पर किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव कराने में जो नेट वर्क डन आएगा वो जीरो आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा, पोटेंशियल सेम होगा तो चेंज इन पोटेंशियल जीरो होगा। जब चेंज इन पोटेंशियल जीरो होगा तो वर्क डन इज इक्वल टू क्यू इनटू चेंज इन पोटेंशियल होता है। चेंज इन पोटेंशियल जीरो है तो क्यू इनटू जीरो जीरो, यानी नेट वर्क डन जीरो। ठीक है, तो इस तरीके से ये कहानी बन करके आती है। समझ पाए कि नहीं? अरे भाई अभी तो मैंने बताया, ये देखो, ठीक है, हमने तुमको देखा, ये ए पॉइंट है, ये हमारी बी पॉइंट है, हमने चार्ज को मूव कराया ए पॉइंट से बी पॉइंट पर, ठीक है। फिर हमने कहा कि जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? वो होता है Q इंटू चेंज इन पोटेंशियल। हमने कहा ये इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो चेंज जो हमारा पोटेंशियल होगा वो कांस्टेंट होगा। पोटेंशियल कांस्टेंट है तो चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा? वो जीरो होगा। जब चेंज इन पोटेंशियल जीरो होगा तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? Q इंटू चेंज इन पोटेंशियल। चेंज इन पोटेंशियल जीरो तो Q इंटू जीरो जीरो। तो इस तरीके से किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव कराने में जो नेट वर्क बनाएगा वो जीरो आएगा किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए। नोट करें इसे और आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 4 नोट करो भाई। नोट करो। तो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं और देखते हैं कि हम नेक्स्ट सवाल को किस तरीके से लगा सकते हैं। हो गया नोट? कर ले भाई नोट। अच्छा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं क्या कहानी बनेगी। ठीक है, तो अब हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लास्ट है हमारा, थोड़ा सा एडवांस होगा तो चीजें हैं इसमें से घबराना नहीं। ठीक है, चलो आ जाओ भाई। हो गया नोट? नोट करो 1 2 3 4 1 2 3 4 आ जाए। चलो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं भाई। नेक्स्ट सवाल। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स ले लो। ये जो हमारे क्या हो गया, ये जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज कुछ हम लेंगे। यहाँ क्या लेंगे? पहले हम ले लेते हैं यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा 2, 3। यहाँ हम ले लेते हैं 2, 0। यहाँ हम ले लेते हैं 6, 0। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे 3 कोऑर्डिनेट है, ये और ये। अब इसको सॉल्व करो, दिमाग लगाओ, क्या होगा यहाँ पर, आंसर निकालो। कोऑर्डिनेट्स हमने ठीक लिए हैं कि नहीं? 2, 3, 2, 0, 6, 0। ठीक है, ए सी बी। यहां से लेते हैं, ये पॉइंट हमारा ए हो जाएगा, ये जो पॉइंट है ये हमारा होगा ए, ये हमारा होगा सी और ये हमारा हो जाएगा बी। ठीक है, यानी ए बी सी, ए बी सी 3 पॉइंट्स हमको यहां पर गिवन है। ठीक है, और ये हमारी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, चलो, तो इन्होंने कहा कि हमारे पास एक टेस्ट चार्ज क्यू है। इन्होंने कहा कि हमारे पास एक टेस्ट चार्ज क्यू जो कि मूव किया जा रहा है विदाउट एक्सेलरेशन, यानी चार्ज को हम मूव तो करा रहे हैं किसी एक पॉइंट से बी पॉइंट, किस पॉइंट से? ए से सी पॉइंट पर। हम ए, ये ए है, ये ए छोटा तो नहीं है, दिख तो रहा है भाई, दिख रहा है। ठीक है, तो हमने कहा कि ये जो चार्ज है, इस चार्ज को हम बिना एक्सेलरेशन दिए, हम चार्ज को एक्सेलरेट भी नहीं कर रहे हैं और उसे हम मूव करा रहे हैं ए पॉइंट से सी पॉइंट की तरफ, ए पॉइंट से सी पॉइंट की तरफ अलोंग द पाथ। फिर हमने उसको किस पाथ पे ले गए? ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ। फिर हम ले गए उसे बी से सी की तरफ, जैसे कि फिगर में दिखाया गया है। और ये सारा खेल हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। किसमें हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हो रहा है। तो हमें इन्होंने हमसे कहा कि बताओ, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी। ए और सी के बीच क्या पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ये तुमको बताना है, और बताना है कि किस पॉइंट पर, ये जो 2 पॉइंट्स हैं ए और सी, इन दोनों पॉइंट्स में किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्यादा होगी और क्यों ज्यादा होगी, क्यों। तो देखो यार, सबसे पहले निकालते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है? देखो, हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि जो चेंज इन पोटेंशियल होता है उसका फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ इंटीग्रल ई डॉट डी आर, यही होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है भैया? इलेक्ट्रिक फील्ड हमको यहां कुछ दिया नहीं, मान लेते ही है, जहां कुछ ना दे वहां अल्फाबेट वर्ड में मान लो। ठीक है, तो यहां पर हमने कहा कि जो हमारी वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? वो हमारी हो जाएगी ई, जो हमारी वैल्यू होगी वो हो जाएगी ई। ठीक है, इंटू 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 इंटू। इन्होंने कहा कि देखो डिस्टेंस, डी आर क्या है? डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है। तो ठीक है, 6 - 2 कर दो। ये जो लेंथ, ये जो ए और सी के बीच की जो लेंथ है कितनी होगी? ये एक्स कोऑर्डिनेट 6 है, ये एक्स कोऑर्डिनेट 2 है, तो 6 - 2 4। तो इसका मतलब यहां वैल्यू आ जाएगी 4, डी आर की जगह 4। तो क्या हो गया, हमारी जो वैल्यू आई कितनी आ गई? जो हमारी चेंज इन पोटेंशियल आ गई, बोल भाई, जो चेंज इन पोटेंशियल हमारी आई वो कितनी आ गई? वो आ गई हमारी 4 × E। नहीं तो आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कांस्टेंट मान रखी, इंटीग्रेट तो होगा नहीं, डिस्टेंस 4 मीटर है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया, चेंज इन पोटेंशियल हमको मिल गया। अब इन्होंने कहा कि किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्यादा होगी। तो अभी हमने पढ़ा कि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस द पोटेंशियल गॉट डिक्रीजेस, कि जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अलोंग आगे जाते जाएंगे चार्ज को लेके, वैसे वैसे पोटेंशियल डिक्रीज करती जाती है। ठीक है, तो यहां हमने पढ़ा कि अलोंग
अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हमारी पोटेंशियल होती है वो क्या होती है, वो डिक्रीज होती है। ठीक है, जो हमारी पोटेंशियल होती है वो डिक्रीज करती जाती है। इसका मतलब अगर सी पॉइंट पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, सी पॉइंट यहां है, ए पॉइंट यहां है, तो कहां पोटेंशियल ज्यादा कम होगा, ए पॉइंट पर, क्योंकि यहां से पोटेंशियल धीरे धीरे डिक्रीज करता जा रहा है, तो सी पर ज्यादा पोटेंशियल होगी, और जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अलॉन्ग जाओगे ए पर पोटेंशियल कम हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यह हुआ कि पोटेंशियल एट सी इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट ए, पोटेंशियल एट सी इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट ए। सी का पोटेंशियल ए से ज्यादा है। हाँ, एक और उससे गलती हो गई। हाँ, इन्होंने हमसे पूछा था क्या, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी, इसका मतलब इन्होंने हमसे पूछा था वी ए माइनस वी सी। क्या पूछा था, वी ए माइनस वी सी पूछा था। तो हमारा वी ए तो निगेटिव है भाई, वी ए हमारा निगेटिव है। ठीक है, तो इसका मतलब यहां जो हमारा आंसर में यहां माइनस ई इंटू 4 होगा। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा लिख दे भाई, ये हो गया माइनस, यहां पर वैल्यू आ जाएगी -4e। क्या होगी भाई, बोल भाई, बोल 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 बोल, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, यहां आंसर आएगा हमारा -4 इंटू ई। और दूसरा क्या होगा, चेंज पोटेंशियल एट सी इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट ए। नोट करो। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वैल्यूज को निकालते हैं। ठीक है बेटा, चलो नोट कर लिए, हो गया हो गया हो गया हो गया, चलो 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 1 2 3 4। ठीक है, चलो नोट कर लियो भाई, हो तो गया है। चलो तो यहां पर इस लेक्चर को खत्म करते हैं। नोट करो फटाक से, हटा दे भैया, चलो हटा रहे। तो यहां पर इस लेक्चर को हम लोग खत्म करते हैं। इसके बाद आएगा एक नया लेक्चर जहां पर हम थोड़ा सा और एडवांस न्यूमेरिकल लगाएंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पर, और उसके बाद हम लोग जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर पढ़ेंगे, और फिर कैपेसिटर्स की पढ़ाई करेंगे। तो अभी भी 8 लेक्चर तो आएंगे इस चैप्टर पर, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस पढ़ने के बाद हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी भी पढ़ेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट। अगला लेक्चर हम बहुत ही जल्द आएंगे।